आईकॉम सेकेंड ईयर के मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अभी हम लोग नए साझेदार का फर्म में प्रवेश यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन बना रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ख्याति के संबंध में जर्नल बताया था, जिसमें जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो अपने साथ पूंजी एवं ख्याति की राशि लेकर आता है के संबंध में जर्नल बताए थे। आज भी हम लोग ख्याति के संबंध में ही जर्नल बनाएंगे, लेकिन आज हम पाएंगे कि फर्म में दो ख्याति होगी, एक जो पहले से फर्म में विद्यमान है और दूसरा जो एक नया साझेदार फर्म में लेकर आती है। तो आपको पहले से ही मालूम है कि ये दोनों तरह की ख्याति में जो पहले से ख्याति विद्यमान होती है उसे साझेदारों के बीच ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है, और जो राशि नए साझेदार के द्वारा लाई जाती है उसके लाने का एंट्री की जाती है और उसे फिर से पुराने साझेदारों में सेक्रीफाइस रेशो में बांट दिया जाता है। यह आप अच्छे तरह से जानते हैं। आइए अब इसके आधार पर प्रश्न बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसके संबंध में बहुत सारे जर्नल बनाए जा चुके हैं, इससे वीडियो पहले से भी बताया जा चुका है। इससे संबंधित वीडियो अगर आपको पीछे देखना है तो अगर इस वीडियो को आप लिंक की सहायता से खोलते हैं तो लिंक की सहायता से जब खोलेंगे तो वीडियो के नीचे एक त्रिभुज ब्लैक रंग का फोटो बना रहता है। जैसे ये त्रिभुज को ब्लैक वीडियो के नीचे को दबाइएगा तो पीछे के सारे वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं। लिख रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय साझेदार के रूप में चला रहे थे, यानी कि इसमें दो साझेदार ए और बी है जो एक व्यवसाय को साझेदारी के रूप में चला रहे थे, और वह लाभ और हानि को इस प्रकार से बांटते थे। ए 4/7 और बी 3/7। फर्म की पुस्तकों में ख्याति 5,600 रुपया विद्यमान थी। इसका मतलब है कि ये जो 5,600 रुपया है ये पहले से फर्म में विद्यमान है, और ये जो ख्याति है वो किसका है? ए और बी का, क्योंकि अब तक कोई साझेदार फर्म में प्रवेश नहीं लिया है और उसके प्रवेश लेने से पहले की यह राशि है। तो यह पुराना ख्याति है, और अब हम अच्छे तरह से जानते हैं कि पुराने ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ए और बी एक व्यवसाय को साझेदार के रूप में चला रहे थे और लाभ और हानि को 4/7 और 3/7 के अनुसार बांट रहे थे, और फर्म की पुस्तकों में ख्याति पहले से 5,600 विद्यमान थी यानी कि पहले से थी। जब सी को लाभ हानि में 1/7 भाग के लिए एक साझेदार के रूप में शामिल किया गया, यानी कि अब सी 1/7 भाग के लिए साझेदार के रूप में शामिल हो रहे हैं। और आपको मालूम है जब कोई एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो उसे अपनी पूंजी और ख्याति की राशि नगद में लानी होती है या उधार भी ला सकता है, जिसके संबंध में आपको पहले बताया जा चुका है। तो देखिए, सी 1/7 भाग के लिए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं और सी को ख्याति के लिए 1,400 रुपया प्रीमियम के लाने के लिए कहा गया है, और आपको जर्नल की प्रविष्टि करनी है। तो आपको मालूम हो चुका है कि जब यहाँ पर एक नया साझेदार सी फर्म में प्रवेश पा रहा है, और जैसे ही कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, और जर्नल 3 स्टेप में बनाए जाते हैं। पहला, पुराना संचय लाभ हानि, और यदि कोई पुरानी ख्याति है तो उसे साझेदारों के बीच में बांट दिया जाए। तो देख रहे हैं कि पुराना संचय लाभ हानि तो नहीं है, लेकिन पुराना ख्याति है, इस ख्याति को साझेदारों के बीच में बांटेंगे। तो ये जो पहले से ख्याति विद्यमान है यह संपत्ति है, और संपत्ति का बैलेंस होता है डेबिट। तो जब बांटेंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट। अतः यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब भी इस प्रश्न का आप आंसर बनाएंगे तो जर्नल का कॉलम खींच कर बनाइएगा। मैं समय की बचत के लिए कॉलम खींचे बिना बना रहा हूँ, किंतु आप कॉलम खींच कर बनाइएगा। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहला एंट्री होगा इस ख्याति को बांटने के लिए। तो ख्याति संपत्ति है और संपत्ति का बैलेंस होता है डेबिट। तो जब इसे बांटेंगे तो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ जाएगा टू गुडविल। क्रेडिट कर दी किसे बांटा जाएगा? पुराने साझेदारों को। क्यों? क्योंकि यह पुराना ख्याति है। कौन है? ए और बी। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री बन जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की राशि कितनी है?
5,600 है और इसे किस रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो में। तो अभी मैं जर्नल बता रहा हूँ, फिर वर्किंग नोट में इसे बांटने के लिए बता दूंगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में? इन द ओल्ड रेशियो, पुराने अनुपात में इसे बांट दिया जाए। ये हो गया। फिर दूसरा होता है कि दूसरा स्टेप में है कि अगर किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उसका जर्नल बनाएंगे। तो आपने प्रश्न को पढ़कर देखा है, किसी भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन नहीं हो रहा है तो पुनर्मूल्यांकन का खत्म। तीसरा, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो अपने साथ पूंजी और ख्याति लाती है। तो देख रहे हैं कि सी फर्म में प्रवेश पा रहा है और सी पूंजी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, केवल लिख रहा है सी को ख्याति के लिए 1,400 रुपया प्रीमियम लाने के लिए कहा गया है। तो पूंजी के संबंध में कोई जर्नल नहीं है, केवल लिखा गया ख्याति लाया है। तो अगर वह ख्याति ला रहा है तो इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट। और अगर वह कैपिटल लाता तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखा था, आप जानते हैं, लेकिन पूंजी के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो कैश अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा गुडविल अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट, बीइंग कैश एज अ गुडविल, बीइंग कैश ब्रॉट एज अ गुडविल। कितने रुपया ख्याति की राशि लाई गई है? तो 1,400। तो आप यहाँ लिख दोगे 1,400। और आपको मालूम है कि जैसे ही कोई साझेदार ख्याति की राशि लाएगी तो इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। ये प्रश्न में लिखा हुआ नहीं रहता है, ये कॉमन है कि पहला एंट्री जब वो ख्याति लाएगा तो दूसरा एंट्री ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। तो जब ये लाया था तो क्रेडिट हुआ, जब बांटा जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ जनरल एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट, यहाँ हो जाएगा टू बीस कैपिटल अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये कौन सा गुडविल है? जो नए साझेदार ने लाया। और नया साझेदार द्वारा जो गुडविल लाया जाता है उससे हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो इन द सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये जो 1,400 की राशि है इसे सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। अब हो गया। और तीसरा एंट्री यहाँ पर बन सकता है इसके बाद कि अगर कोई साझेदार इस राशि को क्या करता है? निकाल लेता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है कि ख्याति की राशि को साझेदारों के द्वारा निकाला गया, तो प्रश्न यहीं पर खत्म होता है। तो फिर से रिपीट कर लीजिए कि ए और बी एक व्यवसाय को साझेदार के रूप में चला रहे थे और लाभ और हानि को वे 4/7 और 3/7 के रूप में बांटते हैं। फर्म की पुस्तकों में ख्याति 5,600 विद्यमान थी, यानी कि फर्म में पहले से 5,600 ख्याति की राशि है। और आपको मालूम है कि पहले से अगर कोई भी संचय ख्याति लाभ हानि होती है तो उसे साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। अब दिख रहा है कि जब सी को लाभ हानि में 1/7 भाग के लिए साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने अनेकों बार आपको बताया है कि जब भी लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो या फिर कोई नया साझेदार फर्म में शामिल होता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। तो यहाँ पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया। सी को ख्याति के लिए 1,400 रुपये प्रीमियम की लाने के लिए कहा गया और आगे लिख रहा है कि जर्नल की प्रविष्टि करें। तो आपको मालूम है कि जब कोई साझेदार फर्म में शामिल होता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। और अगर जर्नल बनाना हो तो जर्नल 3 स्टेप में बने जाते हैं। पहला स्टेप कि प्रश्न में अगर कोई भी पुराना संचय लाभ हानि ख्याति हो तो उसे बांट देना। तो पुराना संचय या लाभ हानि तो नहीं है लेकिन ख्याति है, तो इस ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया गया। फिर दूसरा स्टेप में कोई भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है। और
तीसरा, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो अपने साथ पूंजी और ख्याति लाता है। तो इस प्रश्न में पूंजी का कहीं से कोई जिक्र नहीं है, केवल ख्याति की राशि 1400 लाया है। तो आपको मालूम है ख्याति की राशि नगद लाने पर जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और जैसे ये गुडविल आएगा पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है कि पुराना ख्याति पुराने अनुपात में बांटा जाता है, जबकि नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। अब हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटने के लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस निकालने का नियम है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी का ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है, लेकिन आगे न्यू रेशियो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम सेक्रीफाइस इस विधि से नहीं निकाल सकते। दूसरा विधि है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है, तो देखिए सी फर्म में प्रवेश पा रहा है, कितना भाग लेकर 1/7, और यह 1/7 भाग ए और बी से लेता है, लेकिन कितना ले रहा है यह भी लिखा हुआ नहीं है। तो तीसरा नियम है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश पा रहा हो और अपना हिस्सा किससे ले रहा है यह लिखा हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये वाला बांट देते हैं 5600 को। तो ये बटेगा क्या चीज़ में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 4/7 और 3/7। तो यहाँ लिखाएगा पुराने ख्याति में ए का हिस्सा। तो आप देख रहे हैं कि पुराना ख्याति कितना है, 5600। तो 5600 का 4/7। फिर होगा पुराने ख्याति में बी का हिस्सा, तो 5600 का 3/7। और फिर यहाँ पर लिखाएगा न्यू रेशियो में। तो आपको मालूम है कि सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाएगा, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये भी 4/7 और 3/7 होगा। फिर लिखाएगा नई ख्याति में ए का हिस्सा। तो नई ख्याति जो है वो कितना है, 1400 का 4/7। फिर लिखाएगा नई ख्याति में बी का हिस्सा। तो हो जाएगा 1400 का 3/7। तो इसको जब काटिएगा तो 7 दूना 14, तो यहाँ हो जाएगा 800। फिर यहाँ से काट दिएगा तो 7 दूना 14, तो 3 दूना 600, और यहाँ पर 4 दूना 800, 8 6 1400। तो यहाँ हो जाएगा ए के सामने में 800 और बी के सामने में 600। इसको काटिएगा तो 7 8 56, 8 चौके 32, तो 3200। फिर इसे काटिएगा तो 7 8 56, 8 3 24, 2400। इसको जोड़िए 0 0, 4 2 6, 3 और 2 5, 5600। तो 5600 में ए का हो जाएगा 3200 और बी का हो जाएगा 2400। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि यह प्रश्न बनकर आपका कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो को आप यहीं पर रोक लीजिए, प्रश्न को अच्छे से उतार लीजिए वीडियो रोक करके। प्रश्न को उतारने के बाद इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। जब यह समझ में आ जाए तब इसके आगे का वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके सामने लिख रहा है कि एल तथा एम साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। एन को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जाता है और लाभ में 1/10वां हिस्सा दिया जाना है। तो एल तथा एम साझेदार है जो लाभ हानियों को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। एन को साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है और लाभ में 1/10वां हिस्सा दिया जाना है। एन को 80,000 रुपये पूंजी तथा अपने हिस्से की ख्याति जिसे फर्म के लिए 1 लाख पर मूल्यांकित किया जाता है लाना है। पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि यहाँ पर निकाल ले रहे हैं
पूंजी को अस्थायी मानते हुए जर्नल की प्रविष्टि करें। तो अब यहाँ पर प्रश्न आपका मांग कर रहा है क्या कि आप जर्नल की प्रविष्टियाँ कीजिए। तो भैया क्या चीज़ की जर्नल की प्रविष्टियाँ कीजिए? तो आपने पूरे प्रश्न को पढ़ा तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर एल और एम फर्म में साझेदार हैं। लाभ और हानियों को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, बस सूचना पता चल रहा है कि इसमें 2 साझेदार एल और एम हैं जो अपने लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। यहाँ तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन आगे लिख रहा है कि एन को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जाता है। जैसे यह लाइन लिखा कि एन को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जाता है, इसका मतलब है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया। और जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है और उस समय अगर हमें जर्नल बनाना है तो आपको मालूम है कि पूरे प्रश्न में अगर कहीं पर भी संचय, पुराना लाभ हानि और ख्याति हो तो उसे ओल्ड रेशियो में बांट देना चाहिए। फिर संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। और अगर कोई भी साझेदार जो फर्म में प्रवेश पा रहा है अपने साथ पूंजी और ख्याति लाई है तो उसकी एंट्री करनी चाहिए। ये हम अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन हम करेंगे वही जो प्रश्न में होगा। तो आगे पढ़िए, आगे प्रश्न में क्या लिख रहा है। तो अभी तक पता चला कि एल और एम फर्म में साझेदार है जो लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं, और एन को साझेदार के रूप में शामिल किया गया, यानी एन इस फर्म में साझेदार बना है जिसके कारण फर्म का पुनर्गठन हो गया। अब लिख रहा है कि लाभ में 1/10वां हिस्सा दिया जाना है। तो एन जो फर्म में प्रवेश पाएगा वो लाभ में 1/10वां हिस्सा लेगा। और आपको मालूम है कि ये जो 1/10वां हिस्सा प्राप्त करता है वो उसके लिए कौन त्याग करता है? तो एल और एम यानी पुराना हिस्सा। अब आगे देखिए कि ये 1/10 हिस्सा किससे ले रहा है। तो लिख रहा है कि एन को 80,000 रुपये पूंजी लानी है तथा अपने हिस्से की ख्याति जिसे फर्म के लिए 1 लाख पर मूल्यांकित किया जाता है। तो ध्यान देना है कि जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश पा रहा है 1/10 हिस्से के लिए वो पूंजी के रूप में 80,000 ला रहा है, ये लिखा हुआ है, लेकिन ख्याति के रूप में कितना ला रहा है ये लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो 1 लाख रुपया है वो किसका है? फर्म का। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि तथा अपने हिस्से की ख्याति जिसे फर्म के लिए 1 लाख पर मूल्यांकित किया जाता है लाना है। तो फर्म का 1 लाख है तो हमें यहाँ पर सी की ख्याति निकालनी होगी जो इस राशि को वो लेकर आएगा। और फिर लिख रहा है पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि निकाल लेते हैं, पूंजी को अस्थायी मानते हुए जर्नल की प्रविष्टि करनी है। तो आइए अब हम बनाते हैं जर्नल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। आपको मालूम हो चुका है कि यह जो क्वेश्चन है साझेदार के फर्म में प्रवेश के कारण होने वाले पुनर्गठन से संबंधित है, और इसका फर्स्ट स्टेप में है कि पुराना संचय, लाभ हानि, ख्याति है तो बांटिए। तो आपने प्रश्न को पढ़ा, कोई भी पुराना संचय, लाभ हानि और ख्याति नहीं। दूसरे स्टेप में जब हम जर्नल बनाते हैं तो होता है किसी भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन। तो आपने पढ़ा कि किसी भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ। तीसरा स्टेप, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो पूंजी और ख्याति लाती है। तो जी हाँ, वो पूंजी भी ला रहा है और ख्याति भी, लेकिन ये ख्याति फर्म का है, लेकिन एक उसके बाद निकाला जाएगा कि एन ख्याति में कितना हिस्सा है ला रहा है। तो अब हम ये एंट्री बनाएंगे पूंजी और ख्याति लाने की। तो यहाँ पर सबसे पहला एंट्री होगा नए साझेदार द्वारा पूंजी और ख्याति लाने पर। तो जनरल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स का नाम क्या है? एंस। तो यहाँ हो जाएगा एंस कैपिटल अकाउंट और 2 हो जाएगा गुडविल अकाउंट। तो ख्याति की राशि तो लिखा हुआ है 80,000, सॉरी पूंजी की राशि तो लिखा हुआ 80,000, तो पूंजी के सामने लिख दिया 80,000, लेकिन ख्याति की राशि कितनी है? 1 लाख। पर ये फर्म के लिए मूल्यांकन किया गया है, तो एन के लिए कितना होगा? तो आपको मालूम है कि एन कितने हिस्से के लिए प्रवेश पा रहा है? 1/10 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि यहाँ लिखेंगे चूँकि फर्म की ख्याति, तो देखिए फर्म की ख्याति कितनी है? 1 लाख है। चूँकि फर्म की ख्याति 1 लाख है और एन 1/10 भाग, और एन कितने भाग के लिए? 1/10 भाग के लिए प्रवेश करता है, इसलिए एन की ख्याति बराबर, तो फर्म की, चूँकि फर्म की ख्याति 1 लाख
रुपए है, चूँकि फर्म की ख्याति 1 लाख रुपए है और n 1/10 भाग के लिए प्रवेश करता है, इसलिए n की ख्याति, तो फर्म का ख्याति 1 लाख है और इसमें n का हिस्सा कितना है 1/10, तो काटेगा तो n का हिस्सा जो होगा 10,000, यानी कि वो ख्याति के रूप में 10,000 लेकर आएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा n के सामने में कैपिटल का 80,000 और ख्याति का 10,000, तो टोटल कितना हो गया 90,000। और अब यहाँ लिख दीजिए नैरेशन, तो यह नैरेशन हो जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट एज अ कैपिटल एंड गुडविल, ये पहला एंट्री हो गया। तो अभी तक हम जो भी प्रश्न बनाते थे प्रत्येक प्रश्न में ख्याति की राशि दी हुई रहती थी कि नया साझेदार ख्याति के रूप में इतना लाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा कि अपने हिस्से की ख्याति जैसे फर्म के लिए, तो ये जो ख्याति की राशि है वो किसका है, फर्म का है। तो अगर फर्म की ख्याति 1 लाख है और n जो है वो कितना हिस्सा के लिए प्रवेश पा रहा है 1/10 के लिए, तो फर्म की ख्याति 1 लाख है तो 1/10 के लिए n का ख्याति कितना होगा 10,000, तो 1 लाख रुपया फर्म की पूंजी है जिसके लिए उसे ख्याति के तौर पर कितने लाने होंगे 10,000 रुपया, तो वो 10,000 रुपया ले आए। अब आपको मालूम है कि जैसे ही यह ख्याति की राशि लाएगा इसे पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जनरल एंट्री बन जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो कितना ख्याति लाया है 10,000, और आपको मालूम है ये ख्याति किस रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिसके लिए हमें ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके करना है। तो ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ लेकिन न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं। दूसरा, जो ये साझेदार फर्म में प्रवेश पा रहा है 1/10, इसको ये कितना त्याग कर रहा है ये भी लिखा हुआ नहीं हो। तो जब कुछ ना लिखा हुआ हो तो ओल्ड रेशियो ही क्या बनता है, सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो, और जो कि है 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तो लिखाएगा ख्याति में एल का हिस्सा, और फिर लिखाएगा ख्याति में एम का हिस्सा। तो ख्याति है आपका कितना रुपया, ख्याति की राशि कितनी है 10,000, यहाँ जाएगा 10,000 का 3/5, तो यहाँ जाएगा 6,000, और यहाँ जाएगा 10,000 का 2/5, तो यहाँ हो जाएगा 4,000। तो यहाँ हो जाएगा 6,000 और यहाँ हो जाएगा 4,000, कोई डाउट। और नरेशन लिखा जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइस रेशियो, और ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे ही साझेदार द्वारा पूंजी और ख्याति लाई जाती है, ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। और तीसरा होता है कि ख्याति की राशि अगर निकाली गई तो एंट्री करते हैं और नहीं निकाली गई है तो नहीं। तो अभी तक प्रश्न में लिखा रहता था कुछ भी नहीं, तो हम लोग नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ख्याति की राशि जब आधी निकाली जाती है तो इसके लिए जनरल बनेगा एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन निकालेगा, तो जिसे मिला है, किसे मिला है, एल और एम को मिला है तो वो निकालेगा। तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हो जाएगा एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ख्याति की राशि निकाल लेगा। कितना निकाला है, आधा है। तो एल को कितना मिला 6,000 का आधा 3,000, एम को कितना मिला 4,000 का आधा 2,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब मैं इसे लिखता हूँ तो हैंडराइटिंग में नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं
इस वीडियो को कम समय में बनाकर अपलोड करना चाहते हैं, क्योंकि अपलोड करने में काफ़ी परेशानी होती है और अपलोड में समय भी लग जाता है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जा पाता है, जिसके कारण से मैं हड़बड़ी में इस वीडियो को बनाता हूं, जिसके लिए मैं हैंडराइटिंग को साफ साफ नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज़ स्पष्ट तौर से आपको सुनाई देती है। जब आपको आवाज़ मेरी स्पष्ट तौर से सुनाई देती है तो आवाज़ के आधार पर इसको लिख ले और स्पेलिंग पे ना जाए। आप आवाज़ सुन रहे और आप आवाज़ से स्पेलिंग को आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले जो क्लासेस होगी, जो अगली वीडियो होगी, इसमें हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है आप लोगों को बनाने वाले हैं। और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब आपको समझ में आएगा जब इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं। तो ये वीडियो के इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियोस मैंने आपको बताया है वो सारे वीडियो को आप अच्छे तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। जितने भी जर्नल और जितने भी ट्रिक्स बताए हैं वो सारी चीज़ों को देख लीजिए, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। और आप अच्छे तरह से जानते हैं कि एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही ज़्यादा आता है। ये सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को बना सकें। तो मैं संक्षिप्त में यह कह दूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगले वीडियो से हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें पीछे के सारे वीडियोस को अच्छे तरह से देख लेना है। जितने भी जर्नल बनाए गए हैं सारे जर्नल को ध्यान देना है। खासकर जर्नल में आप याद कर लेना कि पुराना संचय, पुराना लाभ हानि और ख्याति को बांटने के लिए कौन कौन से जर्नल होते हैं। सेकेंड स्टेप में पुनर्मूल्यांकन के संबंध में कौन कौन से जर्नल होते हैं। और ये थर्ड स्टेप तो आप जान ही चुके हो, जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो वो कौन कौन से जर्नल होते हैं। ये पीछे के एडमिशन और पार्टनरशिप चैप्टर के वीडियो 1, 2 या 3 आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही।